इंडिया आज पे आज ऐसे सक्सेस का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उनका नाम है के रवि दादा। वैसे तो सीनियर रिपोर्टर भी रह चुके अपने ज़माने में और फिल्म जगत में अच्छा उन्होंने अपना नाम कमाया और जाने माने समाज सेवक भी है। एक दिन ऐसा वाकया हुआ था उनके साथ, आमना सामना हुआ था वीरप्पन जी से। किस तरह से उनके चुंगल से आए, बात करेंगे के रवि दादा जी से। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। हमारे साथ के रवि दादा जी है। के रवि दादा जी, आपका इंडिया आज में स्वागत है। और हम इंडिया आज के देखने वालों को बताना चाहते हैं कि रवि दादा वो शख्सियत है, हर चीज़ को अपने करीब से देखा है। आज इनका अनुभव किस तरह से मुंबई में गुजरा है, मुंबई की ज़बान पे बात करेंगे, फिल्म जगत पे बात करेंगे और वीरप्पन जी पे बात करेंगे, किस तरह से वीरप्पन जी का इनका आमना सामना हुआ था। रवि दादा जी, ये बताइए कि आपको वीरप्पन जी से आमना सामना जो हुआ था वो क्या मामला था, क्या वक्त था, कौन सा सन था? साल तो मुझे याद नहीं, पर अब ये 10-12 सालों के समय की बात है, जब कर्नाटक के मशहूर अभिनेता, वहाँ के अमिताभ बच्चन कहा जाता है उनको, स्वर्गीय राजकुमार जी को उन्होंने किडनैप किया था जी। और मैं पिछले 41 साल से क्राइम रिपोर्टर हूँ, सीनियर रिपोर्टर हूँ, तो हर क्राइम के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। तो उनका अपहरण होने के बाद में मैं खुद वीरप्पन को मिलने के लिए गया। मेरी वीरप्पन से मुलाकात हो गई। मुलाकात बहुत ऑफ द रिकॉर्ड थी और उस वक्त मैंने वीरप्पन को नज़दीक से जाना कि एक्चुअली जिसकी दहशत 3 जिलों में है, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो 3 जिला की पुलिस जिस वीरप्पन को ढूंढती है, वो वीरप्पन बहुत सिंपल आदमी, 12 रुपये का पायल का चप्पल पहनता था, वो स्लीपर चप्पल, सिंपल रहता था, ना कोई अंगूठी, ना चेन, ना घड़ी, ना कुछ, बंदूक लेके चलता था। लोगों ने ऐसा बताया कि वीरप्पन ने बहुत सा स्मगलिंग किया है, देशद्रोह का काम किया। पर जब मैं वीरप्पन को खुद मिला, उसके बाद उनके देहांत के दिन मैं खुद उनके देहांत में लाइन लगा के उनका दर्शन किया। धर्मापुरी गांव में, धर्मापुरी में उनका अंत यात्रा लाया गया था, उनकी डेड बॉडी थी। उस वक्त मैं वीरप्पन की बहन को भी मिला। उसके बाद तब वीरप्पन के बारे में हमने लोगों से जाना, तो वीरप्पन को जैसे मुंबई शहर में, भारत में हाजी मस्तान मिर्ज़ा को मसीहा कहा जाता है, वैसे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में भी वीरप्पन को मसीहा कहा जाता है। और वीरप्पन ने कई लोगों की जिंदगियां बनाई, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट मुझे मिले। उसके ऊपर हमने हमारा दिल्ली का बड़ा मैगजीन है, मशहूर मैगजीन है, मनोहर कहानियाँ, मधुर कथाएं, क्राइम एंड डिटेक्टिव, उन मैगजीनों में हमने उसको छाप दिया उन दिनों में। वो मेरी मुलाकात बहुत बेहतरीन रही। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो वीरप्पन जैसा बंदा कोई दहशतगर्द है। एक है, उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए मना किया था, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल भी नहीं उन्होंने रखा हुआ था, पर मुलाकात हमारी अच्छी हुई। ये तो वीरप्पन जी की बात ही। अगर आपकी बचपन की बात करें, इंडिया आज के देखने वालों को बता दें कि बहुत अच्छे डांसर भी है और फिल्म जगत के कई एक्टर लोग के करीब भी है। आप डांसर कैसे बने ये बताइए? कुदरतन मैं बचपन से ही बॉलीवुड से नज़दीक रहा हूँ। जूनियर महमूद अली, ये जो फिल्म एक्टर्स थे, ये सब मेरे करीबी दोस्त रहे उस ज़माने के। वो उम्र से, महमूद अली साहब वो काफ़ी बुजुर्ग थे, उम्र दराज थे, लेकिन मैं छोटा था तो मेरे दोस्त बने वो भी। जूनियर महमूद तो मेरा दोस्त ही रहा। सचिन पिलगांवकर इज ऑल्सो माई फ्रेंड दैट टाइम। सो फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी उन ज़माने के स्टारकास्ट रहे, रंजीत स्टूडियो, रूप तारा स्टूडियो, मैं जानबूझकर बहुत से लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग सोचते कि फिल्म इंडस्ट्री लोखंडवाला में है, नहीं। मुंबई की पहली फिल्म इंडस्ट्री रही है दादर में। दादर में रंजीत स्टूडियो, रूप तारा स्टूडियो, फेमस स्टूडियो वर्ली में है, विशांताराम जी का स्टूडियो है, ज्योतिष स्टूडियो तक। ज्योतिष स्टूडियो एक ऐसा स्टूडियो रहा फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि वहाँ सैकड़ों फिल्मों की, हजारों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है ज्योतिष स्टूडियो में। आज वो वहाँ पर गराज बना हुआ है, बुरा लगता है वो सब माहौल देखने के लिए, लेकिन पहली फिल्म इंडस्ट्री थी वो दादर में। महमूद अली साहब से आप मुलाकात की? बहुत बार मुलाकात की है। मुलाकात के कि हम लोग साथ में ही रहते थे। मैं जानबूझकर बताना चाहूँगा कि महमूद अली जी का पहला घर जू में हुआ।
पहला बंगला महमूद अली जी का, वो बंगले में अंदर से उनकी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, वो सीढ़ियों से ऊपर जाके हमारे लिए खाना बना के लाते थे। वो हैदराबादी बिरयानी जो होती है चिकन मटन की, मैं उन दिनों में नॉनवेज नहीं खाता था, मेरे साथ वाले लोग खाते थे, पर मुझे वो वेज पुलाव वेज बिरयानी हैदराबादी खुद के हाथ से बना के खिलाते थे। उनकी एक फिरंगी वाइफ थी, वो काफ़ी उनको कोसती थी, मतलब वो इंडिया को ही प्यार शायद नहीं करती थी। महमूद अली से उनको प्यार हो गया, पर वो हिंदुस्तान से प्यार नहीं करती थी उनकी वाइफ जो है। और महमूद अली उसकी तरफ देखते नहीं थे, वो अपना काम करते थे। और जिगरी आदमी डांसर, मैं बोलता हूँ कि इंडस्ट्री का पहला डांसर रहा मास्टर अलबेला भगवान दादा के बाद में तो महमूद अली। ये तो महमूद जी की बात हुई। अगर अमजद खान जी की बात करें, क्योंकि आपका हल्का हल्का चेहरा अमजद जी से मिलता है, अमजद जी के बारे में कुछ बोलेंगे आप? अमजद जी से भी मेरा संपर्क हुआ। इंडस्ट्री का कोई ऐसा उन दिनों का बंदा नहीं जिनसे हमारा संपर्क नहीं हुआ। खाली ये कि हम लोग उस जमाने में फोटो वोटो नहीं निकालते थे, वो हम लोग का इंटरेस्ट भी नहीं हुआ था, वीडियो भी कभी नहीं निकालते थे। अमजद खान जी आप लोगों को गब्बर सिंह लगते हैं, हमको उस आदमी के अंदर की इंसानियत बहुत नजदीक से देखने को मिली। मैं यहाँ तक उनको अभी मानता हूँ कि अमजद खान जी हमारे बीच में अभी नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी आत्मा को सुख दे। कि तबस्सुम जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री है, आज भी जब भी उनकी बरसी होती है अमजद खान की, तबस्सुम जी एक अकेली उन्होंने उनको बहन माना था, उनकी बरसी को जाके फूल चढ़ा के वो आशीर्वाद लेके आती है। तबस्सुम ये इंडस्ट्री के बहुत से लोगों को पता नहीं है। अमजद खान दिल से दिलदार आदमी है। गब्बर सिंह बच्चों के लिए लोगों के लिए डाकू बन के गया, पर इंसान करके इनमें से काफी लोग, आप लोग अगर प्रेम चोपड़ा को भी मिलते तो वो भी दिलदार है। जीवन को कभी मिले, जीवन को हम बहुत बार मिले। अब किरण कुमार का फादर जो है, किरण कुमार उस जमाने का अमिताभ बच्चन रहा है। किरण कुमार के ऊपर भी काफी हीरो बन के फिल्में आई है, ये काफी लोगों को पता नहीं। रवि जी, आपने तो महमूद जी की बारे में बताया, तबस्सुम जी के बारे में, अमजद खान जी के बारे में बताया, लेकिन हमारे इंडिया के देखने वाले वो चीज़ पे रोशनी डालने के लिए मैं कहूँगा आपको, जो फिल्म जगत के बारे में लोग जानते नहीं हैं, आपका नज़रिया क्या है, आपने क्या क्या देखा, आपका अनुभव क्या है? देखिए, हर चीज़, जैसे हर इंसान बुरा या अच्छा होता है, तो कोई भी इंडस्ट्री लो, बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री लो, वो अच्छी या बुरी होती है, क्योंकि उसमें इंसान पनपते हैं। लेकिन इनमें से हमें जो लेना है वो हमारे ऊपर होता है कि हमें क्या लेना है। जैसे मैं बचपन से फिल्म लाइन में हूँ, कई पार्टियां देख चुका हूँ, मतलब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की पार्टियां सन एंड सन होटल में देख चुके हैं। स्वर्गीय सुनील दत्त साहब की फिल्म थी ये रास्ते है प्यार की, मैं बहुत छोटा था, उसका शूटिंग और उसका पार्टी सन एंड सन होटल में ही था। रहमान साहब उसमें एक्टर थे, लीना नायडू उसकी हीरोइन थी फिल्म की। सुपर डुपर हिट फिल्म रही, उनकी पहली फाइनेंस की हुई, चाहे वो प्रोडक्शन की हुई फिल्म थी सुनील दत्त साहब की। ऐसी पार्टियों में शराब आम बात है, आज के तारीख में तो आम बात है, पर हम इंडस्ट्री में रहकर भी शराब तो बहुत दूर की बात है, हमने सॉफ्ट ड्रिंक को भी हाथ नहीं लगाया आज तक। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या अच्छा लेना है और क्या अच्छा देना है। इसका मतलब सब शराब पीते हो गलत है, ऐसा नहीं है, पर इंडस्ट्री में शराब शबाब कबाब ये चलता ही चलता है। रवि जी, आप एक जाने माने समाज सेवक भी है, राजनीति होती है देश के ऊपर, किस तरह से देश की सरकार रहना चाहिए, किस तरह से राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जनता जो है पॉलिटिक्स के ऊपर भरोसा नहीं करती। आपकी नज़र से आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं हर किसी पर भरोसा करता हूँ। मैं समझता हूँ जो भी सरकार आज तक आ चुकी है, जो सरकार इसके आगे भी आएगी, हर सरकार अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करती रहती है। सरकार को ये करना चाहिए कि जनता दुखी ना हो, और हमारे देश में कम से कम, हमारा जो सभ्यता वाला देश है, सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाला देश है। हम एक फिल्म आई थी राजेंद्र कुमार जी की ऊपर फिल्म थी, फिल्म आई गई थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। उस फिल्म का गाना बहुत मशहूर है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम इंसान हैं, हमारे देश में तो जात पात वाली चीज होनी नहीं चाहिए। ये चीज जब खत्म हो जाएगी ना, तो हमारा हिंदुस्तान, अब जिसे कहते हैं ना कि दुनिया की एड़ी चोटी पर पहुंच जाएगा, तो जरूर पहुंचेगा। तो हम हिंदुस्तान को भी बहुत पवित्र देखते, नेता लोगों को भी पवित्र देखे। नेता अपना जेब अगर भरते हैं, ऐसा आप कहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो समाज का भी जेब भरे। फंड होता है आपके पास 2500-3000 करोड़ का, यार 200-300 करोड़ रुपया आप खाओ अगर खाना ही है, बाकी जो 2200-2300 करोड़ रुपए समाज को दो। कितना चाहिए आपको?
हम हमारे पास भी पैसा बहुत हो सकता है, आ भी सकता है, पर हम लोगों के घर में राशन कैसा मिलेगा, लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, लोगों की समस्या को कैसे ज़्यादा हम लोग सॉल्व कर सकते, संजीवनी बन सकती, वो हम लोग रेगुलर प्रयास करते हैं। मैं तो बहुत बचपन से सोशल वर्क बना हूँ, लेकिन किसी पक्ष में या किसी पार्टी को मैंने आज तक नहीं बोला कि भाई मुझे टिकट दो या मुझे बड़ा बनाओ। मेरा काम अगर पार्टियों को पता है, अगर आज के आने वाले मुख्यमंत्री देखेंगे इसको या कोई बड़े नेता लोग देखेंगे, उनको लगेगा तो मुझे सिलेक्ट करेंगे। मैं मांगने क्यों जाऊँ, क्योंकि मैं समाज के लिए बैठा हूँ। मैं समाज का कार्य उस वक्त भी करता था जब मैं उम्र की 9वें साल में था और आज भी करता हूँ। रवि जी, आप समाज सेवक रहे हो और लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता वोटर जो होती है उनके साथ विश्वासघात होता है। वोट देती है जो किसी आमदार को, अपने करीबी को, लेकिन जब सरकार बनानी होती है तो आमदार किसी और पार्टी में जाता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? वो इंसानी फितरत है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, उसमें से वो इंसान भी वैसे ही है। हमें उसकी अंदर, देखिए इंसान खराब नहीं होता है। मैंने हमेशा कहा कि हमारे एक बड़ी पुलिस ऑफिसर होके चली गई है, बड़ा नामी नाम था उनका, मैं नाम ही लेता हूँ उनका, श्रीदेवी गोयल। आदरणीय श्रीदेवी गोयल मैडम ने हाजी मस्तान मिर्जा को अरेस्ट किया था। मैं खुद वो बंदा हूँ जिन्होंने उनको खुद कहा था हाजी मस्तान के साथ मिलकर कि मैडम ये बंदा आपको अगर देशद्रोही लगता है तो ये बंदा दुनिया के लिए अनाज देने वाला, ये बंदा दुनिया की चूल्हे जलाने वाला भी बनता है। थोड़ा उस और से भी आप देखो, क्योंकि कोई भी इंसान माँ की कोख से निकलकर हाजी मस्तान या एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनता है, दाऊद इब्राहिम नहीं बनता है। समाज की सिस्टम में, समाज की यारी दोस्ती में वो इंसान अच्छा बुरा बनता है। हम भी इस लाइन में, हम तो दुनियादारी करने वाले लोगों में से, रोज हमारे साथ गैंगस्टर्स लोगों का संबंध आता है, रोज हमारे साथ नेताओं का संबंध आता है, पॉलिटिशियन का संबंध, बॉलीवुड का संबंध, आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी का संबंध आता है। पर हम गुंडे मवाले कभी नहीं बने, हमने गुंडे मवाली वाला काम कभी नहीं किया, हमने क्राइम को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मैं तो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैंने कभी भी क्राइम को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि अपने इंडिया के सबसे आखिरी डाकू हो गया ऐसा कहा जाता है मध्य प्रदेश में, डाकू जगजीवन परियार, उनके चंबल में मैं खुद गया था ऑपरेशन करने के लिए, मैं ऑपरेशन में साथ में था। तो ये लोग खुद डाकू या संत सन्यासी नहीं बने, ये लोग समाज के सिस्टम से चलते हुए माँ की कोख से निकलकर इंसान बनने के बजाय गलत रास्ते पर चले गए। हमारा काम है उनकी गलतियों को सुधार। रवि जी, आप अंडरवर्ल्ड की बात की है, दाऊद करीम हाजी मस्तान जी की बात की, तो आपने हाजी मस्तान जी का सामना हुआ, करीम राजा का अंडरवर्ल्ड दाऊद को भी आपने देखा जब बॉम्बे में होगी, तो उनके बारे में कुछ रोशन था। उस जमाने में जब दाऊद नहीं बना था, हाजी मस्तान उस तरह से हाजी मस्तान नहीं बना था, आप जब से जानते हो उस बारे के, उस टाइम को कोई वाकई नहीं, ये दोनों भी जब से मैं इनको जानता हूँ तब से दोनों भी थे। हाजी मस्तान मिर्जा का ही नाम, हमारे देश में हाजी मस्तान मिर्जा का नाम ही चलता था और वो स्मगलर करके लोगों में काफी फेमस थे। दाऊद तो छोटी मोटी चोरियां करता था, मतलब दाऊद यहाँ तक कि पर्स भी मारा हुआ है। अरे वाह। हाँ, दाऊद के तो हाँ, तो डोंगरी तो क्या उनका बालपन है, सब वहां पर गया, बचपना गया है। लेकिन मैं भी जानबूझकर ये कहूंगा कि वो दाऊद अलग था। अच्छा, आज का दाऊद अलग है। अगर आज दाऊद जिंदा, लोग बोलते दाऊद मर गया, मुझे नहीं लगता कि दाऊद मर गया, क्योंकि मरने वाली चीजें समझ में आ जाती है, क्योंकि हम वो संपर्क में रहते हम लोग हमेशा। दाऊद आज इंडस्ट्री चलाता है, दाऊद जिस तरीके की भी इंडस्ट्री चलाता है, कुछ लोग सफेद पोश बनकर क्राइम करके इंडस्ट्री चलाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी डायमंड मर्चेंट है, गोल्ड बेचने वाले ज्वेलर्स है, ये भी स्मगलिंग करते हैं, ये भी गलत काम करते हैं, पर ये व्हाइट कॉलर है, इसलिए वो लोग बदनाम नहीं है। लेकिन दाऊद बदनाम है। लेकिन दाऊद वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री चलाता है, जिसके बदौलत करोड़ों लोगों का पेट भरा जाता है। वैसे ही हाजी मस्तान मिर्जा के बारे में तो कहा जाता था कि ये स्मगलर है, ये देशद्रोही है, पर उस जमाने में भी हाजी मस्तान मिर्जा ने कई लोगों के घर के चूल्हे जलाए, कई लोगों की जिंदगियां बनाई, और हम तो साथ में ही रहे ना। मेरी एक सहेली थी, सहेली थी देवयानी चौबल, मेरे से उम्र से बहुत बड़ी, मुझे छोटा भाई मानती थी। सबसे पहले मेरे को देवयानी चौबल हाजी मस्तान के घर में लेके गए, उनके बंगले में, चबूतरे में हाजी मस्तान मिर्जा बैठे थे, चबूतरे के अंदर, और वहाँ पहली मर्तबा मुझे अभिनेत्री हुमा खान मिली थी। अच्छा। हमारे यहाँ मशहूर अभिनेत्री होके गई हुमा खान, वो भी मेरी सहेली थी।
उनके पिताजी मेरे दोस्त हुआ करते थे वो जमाने में। हमारे दर्शकों को बताना चाहिए सहेली मतलब दोस्ती। हाँ दोस्ती, वो सहेली नहीं। देवयानी चौगुले तो मेरी मतलब मैं उसका छोटा भाई जैसा रहा और ब्रिलियंट औरत थी। बॉलीवुड तो उनको जानता था, अंडरवर्ल्ड सारा उनको उस समय उस जमाने का अंडरवर्ल्ड अलग होता था। गैंगस्टर लोग देखो आपको गैंगस्टर नजर आते हैं पर ये ईमानदार बहुत होते हैं, इनके अंदर ईमानदारी ज्यादा होती है। तो हमने वो चीजें देखी। देवयानी पहली बार मुझे लेके मस्तान के घर पे गई थी और उसके बाद जो मस्तान का मेरा रिलेशन हुआ तो मस्तान अपने लोगों को बोलते थे कि ये जो रवि है मेरे बारे में, मैं छोटा था उम्र से, काफी छोटा था, कम उम्र में सभी मैंने किया है, कि बोले इसकी जुबान जो है अफलातुन से भी मीठी है। क्या बात? ये मेरे बारे में हाजी मस्तान लोगों को बताते थे उनके वो समय, बट मस्तान मस्तान थे, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। और मस्तान के बारे में क्या आपको कई ऐसी कहानियां हैं जो लोगों को पता नहीं, जो हमारे संपर्क में रही है। मैंने तो प्रेस के अंदर लिखा है ना, मस्तान के खिलाफ लिखा, पहले खिलाफ लिखने की वजह से मुझे बुलाया गया और मैं गया देवयानी को लेके, देवयानी मुझे लेके गए, मेरी दोस्ती वगैरह ऐसी वैसी दोस्ती नहीं होगी। मैं अगर उस जमाने में अगर मस्तान को कुछ मांगता तो शायद मुझे भी बम्बई का एक कोना मेरे नाम के ऊपर हो जाता। इतना मस्तान दिलदार आदमी थे, हमको किसी की कमी नहीं थी, आज भी नहीं, कल भी नहीं थी। रवि जी अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं आप, जैसे आपने बताया दाऊद लोग कहते हैं कि गुजर गया, लेकिन आपका कहना है कि नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो गुजर के जिंदा हो गए। लेकिन दुनिया में जो आया है रवि जी हर किसी को जाना है और आपको बता दूं उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। ऐसा लोगों में चर्चा है कि 5 साल पहले गुजर गए और जो आया है वो जाना है, लेकिन उनके गुर्गे चाहते हैं कि वो 200 साल तक जिंदा रखेंगे क्योंकि उनकी भी दाल रोटी चलती है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, अभी उसको जिंदा रहे तो मम्मी बन जाएगा वो भी आदमी, क्योंकि हमारे पास तो दुनिया में ऐसे इतिहास बहुत बन चुके, कई दुनिया में 300 साल में लोग जिए हुए, हो सकता है दाऊद भी जिए। पर आज के दाऊद को अगर हम जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी वो सारी चीजें जो उस जमाने में कर चुका है, कर दिया है, क्योंकि उनके भी कई दोस्त आज भी डोंगरी में है, आज भी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी उतने उम्र दराज हो चुके हैं, उनकी बातें होती रहती है दाऊद से, वो लोग एक दूसरे को संपर्क करते। बट हम ये नहीं चाहते कि कोई भी देशद्रोही देश को बर्बाद करे, कोई भी देशद्रोही देश को बर्बाद करे। अगर वो आज बुरा है तो कल अच्छा बने, और अच्छा बनाने का काम मेरा आपका नहीं, हमारे समाज का सिस्टम होना चाहिए। उसमें जज लोग भी है जो अच्छा मार्गदर्शन करते, नेता लोग है अपना मार्गदर्शन करते। तो दाऊद अगर वो बुरा भी बना तो अच्छा भी बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। अंडरवर्ल्ड पे तो बात हुई, अगर मुंबई पुलिस ने इनकाउंटर किया, कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड को ठंडा करने का काम किया, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, गैंगस्टर हो चाहे कोई भी क्राइम और क्रिमिनल हो, उसको सुधारने का पर्याय मार्ग सरकार ने इनकाउंटर करके निकाला था। बदनसीबी से इनकाउंटर का बाद में गलत इस्तेमाल होने लगा, जिसका मैं जानबूझकर एग्जांपल मैं देता हूँ कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक बहुत फेमस इनकाउंटर हो गया, इतिहास में जमा हो गया इनकाउंटर, वो था माया डोलस। माया डोलस को भी मैं बहुत बचपन से जानता था उसको, पर माया डोलस का जो इनकाउंटर हुआ, इस इनकाउंटर के प्रमुख थे आफ्ताब अहमद खान। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड करके एक स्क्वाड मुंबई शहर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शुरू कर दिया महाराष्ट्र में, और उस स्क्वाड के पहले प्रमुख ए खान बना गए। ए खान बुद्धिमान थे, काफी तेज तर्रार अफसर थे। पर जब मैं उस इनकाउंटर में कवर करने के लिए वहां पर अवेलेबल था लोखंडवाला में, तो मैंने कुछ चीज़ों को इंटरनल, उस समय ये मोबाइल पेजर वगैरह और ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था, हमारे पास जो भी हथियार होते थे उसका हम लोग इस्तेमाल करके लोगों के सामने सारी चीज़ें लाने का प्रयास करते थे। वो इनकाउंटर हमारी नज़रों में उस जमाने के अंदर कहीं ना कहीं गलत तरीके का हुआ था। वो इनकाउंटर जो है पैसे ले दे के, सुपारी ले दे के किया गया इनकाउंटर। बाद में हो सकता है उस इनकाउंटर के बारे में ये खान को खुद को भी पता चला कि भाई मैंने जो चीज़ की गलत की, और उनके अंतकाल में भी हमारे बीच में नहीं रहे ये खान, आफ्ताब अहमद खान, उनको खुद को भी लगा कि मैंने कहीं ना कहीं कई मासूमों की जानें ली है। इनकाउंटर उसके लिए होता है कि जहाँ पाप बढ़ता है, अपराध बढ़ता है, तो सरकारें खुद उस चीज तरीके का एक्शन लेती है। जैसे हाल ही में आपके बदलापुर में हुआ अक्षय शिंदे नाम के लड़के का, जिसने 2 बच्चियों के ऊपर बलात्कार किया, फिर बाद में उसके पीछे पुलिस गई, काउंटर किया, उसको खत्म किया वगैरह वगैरह। तो अत्याचार खत्म करने के रास्ते कई और भी है, इनकाउंटर ही नहीं है। पर हमारे यहाँ ज्यादातर इनकाउंटरों में ऐसे हुआ कि नाजायज तरीके से इनकाउंटर किए गए। और गैंगस्टरों की बात अगर हम करें तो सारे गैंगस्टर, मैंने जैसे कहा, इंसान बुरा नहीं होता है, इंसान के हालात बुरे होते हैं। हमारे यहाँ वरदराजन मुदलियार हुआ करता था,
वरदराजन मुदलियार भी धारावी जैसी झोपड़पट्टी है, साइन कोलीवाड़ा, वो वहाँ का बादशाह कहा जाता था। पर जब वरदराजन को जो मैं पर्सन मिला, उनकी वाइफ के साथ में पहली मरतबा मिला, मैंने देखा वो भी आदमी सॉफ्ट कॉर्नर वाला है। वो भी कई गरीबों के चूल्हे जलाता है, लोगों की शादियाँ करवाता है, मंदिरों में मस्जिदों में मदद करता है। भले पैसा वो लूट के लाया उसने, पर उसमें लोगों की जो सेवा करता था, लोगों के आंसू पोंछता था वरदराजन मुदलियार। अब ऐसा होता है कि वरदराजन मुदलियार तो मर के भी जमाना होगा, उसकी आत्मा को शांति मिली, लेकिन वो वरदराजन का काउंटर किसने किया? तो वाईसी पवार ने। अब वाईसी पवार हमारे यहाँ नामी नाम है, मशहूर नाम है, लेकिन जब भी अखबार में वरदराजन मुदलियार का नाम आता है तो वो पहला वाईसी पवार को बाजू में लिखा जाता है कि ये उनके कर्दन काल थे। भाई वाईसी पवार के अंदर इतना अगर गट्स था या गट्स है तो भिवंडी में इतने सारे क्राइम होते या आज भी होते, वहाँ की क्राइम जाके खत्म करो आप। यहाँ वाईसी पवार खत्म कर दिया, सॉरी आपका वरदराजन खत्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम खत्म हुआ। क्राइम ऐसे खत्म, हमारे देश में तो मैं सीधा बोलता हूँ, कास्टिज्म, क्राइम एंड करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। आपको कम करना पड़ेगा, आप जनता को इकट्ठा आना पड़ेगा, समाज को इकट्ठा आना पड़ेगा, और समाज को पुलिस और पुलिस के साथ जो एनजीओ है, जो सोशल वर्कर है और न्यायाधीश, न्यायालय जो, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। हम तो बचपन से क्राइम एक्टिविटीज को खिलाफ है, चाहे कोई भी हो। तो हमारे यहाँ नामी 101 लोग हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मशहूर रहे, पर सभी एनकाउंटर जायज थे, ऐसा नहीं माना जा सकता। रवि जी, ये चलते चलते एक सवाल करते हैं आपसे। आप बहुत पुराने बम्बईया हैं, पहले बम्बई थी अभी मुंबई है। एक जमाने में बम्बई की भाषा बहुत मशहूर होती थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक ही जन ने संभाल के रखा है, वीडियो बोलते हैं, उनका नाम है जैकी श्रॉफ। बम्बई की भाषा पहले में और अब में बहुत फर्क है। तहबी इधर आ रही, आयला रे, गैला रे, बहुत सारी बातें होती थी। आपको कोई डायलॉग, कुछ दिन की कुछ जबान याद है बम्बई की जो भाषा होती थी पहले की? नहीं, बम्बई की भाषा देखो एजुकेशन के ऊपर भी होती है। हम जिस परिवार से, जिस संस्कार से आए, तो हम आले भिड़ो भिड़ो नहीं बोल सकते, वो हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन जैकी श्रॉफ की जो कहानी है, मतलब उनकी बचपन से लेके बॉलीवुड तक आने तक की, वो थोड़ा फुटपाथ टाइप से रिलेशंस की है, तो उनकी भाषा में वो सारी चीजें आएगी। उनकी भाषा में वो सारी चीजें आएगी। इसका मतलब जैकी श्रॉफ गलत है, भिड़ो वाली भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा का इस्तेमाल, मैं खुद मराठी हूँ, मैं टिपिकल मराठी हूँ, मैं 13 जुबानें बोलता हूँ, तो मैं घर में बैठ के तो नहीं बोलता हूँ ना। और मैं जुबानें बोलता हूँ तो मुझे फक्र है कि मैं इतनी सारी जुबानें सीख चुका हूँ। वो भी समाज की सेवा करते, समाज में काम करते, पत्रकारिता करते, समाज को एक दूसरे को मदद करते हुए। मैंने कई किस्से मैंने अपने अपनी जिंदगी के सोशल वर्क एक्टिविटीज में, पत्रकारिता के एक्टिविटीज में किए, जो हिस्ट्रियाँ आज मेरे पास पड़ी भी है, कई तो पानी में डूब भी गई। मेरी काफ़ी कुंडलियाँ थी एक ज़माने की, कि जिसमें फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स उस ज़माने के हुआ करते थे। लेकिन हम चाहते कि समाज में सुधार हो। रवि जी, ये आखिरी सवाल है। आप एकदम चॉकलेट हीरो जितेंद्र जैसे दिखते हैं, आपकी घड़ी भी बहुत प्यारी गोल्डन है, और आपका कपड़ा भी मुझे लगता नहीं इंडियन ड्रेस है ये। कहाँ का ड्रेस है और क्या कीमत होगी इसको, और आप इतने शौकीन कैसे हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस ड्रेस की कीमत अंदाजन बताएं, आप खुद बताएं। क्या लाख रुपए के आसपास? ये 1,20,000 का ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है। ये मैंने लंदन से, मैं जब डांसर था, तो आप पूरी बॉलीवुड को मालूम है, हमारे यहाँ मुंबई शहर में अमिताभ बच्चन जहाँ कपड़े पहना सिलाया करते थे, वो चेलो टेलर नाम का एक टेलर था, चेलो, जिससे अमिताभ बच्चन कपड़े सिलाया करते थे। हम तो अमिताभ बच्चन से पहले ही कपड़े सिला बना कर चलते थे, और वो हमारे टेलर ऐसे हुआ करते थे, भाई ब्रांड बना हुआ है, उसने अच्छी दुकान डाली तो उससे बना दे। वहाँ से लेके लंदन हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे मॉरिशस हो, तुर्की हो तुम्हारा, या हमारा ये है दुबई है, वहाँ बड़े बड़े डिज़ाइनर है जो कि उनका नाम वर्ल्ड वाइड चलता है, उनसे हमारे ताल्लुक आता है। तो देखते कि ये फेमस बंदा है, ये बंदे को कौन सा ड्रेस जचेगा, तो मेरे को फोटोग्राफ वीडियोग्राफ कराते, मेरे को बेचते, और वहाँ से ड्रेस आ जाते। मेरे ड्रेस और जूते, मैं बहुत बचपन से साफ सुथरा और अच्छे विचारों पर रहा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे पिताजी ये मानते थे कि भाई आपके जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना हो, पर आपके कपड़े आपके साफ सुथरे चाहिए, आपके विचार साफ सुथरे चाहिए। आपके घर में सोना, दागिना, पैसा बहुत कुछ पड़ा है, पर आपके घर में किताबें जरूर चाहिए। अगर किताबें नहीं है तो ये सोना चांदी पैसा आपका जीरो है, ये मेरे पिताजी कहा करते थे। तो हमने बचपन से ही श्रम किया है,
आईएएस बनना चाहते थे, बैड लक के लिए नहीं बन पाए। आज इतना बड़ा नाम है कि काफ़ी आईएएस आईपीएस हमारे दोस्त हैं, यही तुम्हारे सामने मेरे पास आते हैं, मिलते जुलते, खाते पीते, यारी दोस्ती। लेकिन समाज के काम में मेरे साथ इंडिया के हर ब्यूरोक्रेट्स ने सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स में मेरा अच्छा नाम है, ब्यूरोक्रेट्स वाले लोग मुझे बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो मामूली इंजीनियर हो या चाहे आईपीएस आईएएस हो, वो मेरा दोस्त है, मेरे से रिलेशन उनका काफ़ी अच्छा है। बॉलीवुड में तो मैं हुई, सबको पता ही है, मैं भी फिल्में बना रहा हूँ, छोटी मोटी, मैं भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, नए नए इवेंट्स कर रहा हूँ। स्पेशली आपके चैनल के जरिए मैं बताऊंगा, मैं जनता से अपील करूंगा कि हर साल 28 दिसंबर को हम लोग आदरणीय स्वर्गीय रतन टाटा जी का बर्थडे मनाते हैं। इस साल भी हमारी तरफ, हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है, मैनेजमेंट है, उसके माध्यम से हम लोग 8वां बर्थडे रतन टाटा का मनाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और मैंने 3 साल पहले ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार से मांग की है कि रतन टाटा का सेल्फी पॉइंट मुंबई में बनना चाहिए। आज मैं उस मांग को चेंज करता हूं कि रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं चाहता हूं कि रतन टाटा का एक ऐसा स्टैचू, पुतला जिसको हम कहते हैं, वो मुंबई के ऐसे मशहूर जगह पर बने ताकि दुनिया का हर आदमी आके वो फोटो के स्टैचू के साथ अपना फोटो निकाले। या सेल्फी पॉइंट भी बने तो उसका खर्चा हम खुद करेंगे, सरकार हमको परमिशन दे। अजीत दादा पवार को मैंने स्पेशली इसका एप्लीकेशन दिया 3 साल पहले, उन्होंने बहुत खुश होकर उस चीज को हाँ कहा। अभी सरकार आज नहीं तो कल चेंज होगी, हम फिर से उस चीज की मांग करें और लोगों से अपील करेंगे कि आप सरकार से कहो कि रतन टाटा का बर्थडे हम लोग निजी तौर पर मनाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, सोशल कॉज करके मनाते हैं। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार, आदरणीय मोदी सरकार, राज्य सरकार मिलकर देश में रतन टाटा जी का बर्थडे मनाए और जनता से अपील करे, क्योंकि रतन टाटा जैसा बिजनेसमैन, हम भी बिजनेसमैन हैं, बनना हमारे देश में फिर नहीं बनेगा। ये के रवि दादा थे जो अपने ज़माने के सीनियर रिपोर्टर है, अपने आप भी थी, इन्होंने इंडिया आज के साथ साझा है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम करता हूँ।